क्या आपको पता है, एक समय ऐसा भी आया था जब भारत के पास विदेश से सामान खरीदने के लिए सिर्फ 2 से 3 हफ्ते का पैसा बचा था। मतलब अगर उस समय इंडिया को तेल खरीदना होता, दवाई इंपोर्ट करनी होती, मशीन मंगानी होती, तो देश के पास डॉलर लगभग खत्म होने की कगार पे थे और हालात इतने खराब हो गए थे कि भारत को अपना सोना विदेश भेजकर गिरवी रखना पड़ा था। जी हाँ, वही सोना जिसे भारत में सिर्फ एसेट नहीं, इज्जत और सिक्योरिटी माना जाता है। 1991 में इंडिया ने करीब 47 टन गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड को भेजा और टोटल गोल्ड प्लेज करीब 67 टन बताया जाता है, ताकि फॉरेन करेंसी मिले और देश डिफॉल्ट होने से बचे। लेकिन सवाल यह है कि भारत इस हालत में पहुंचा कैसे, और फिर यही क्राइसिस इंडिया की इकोनॉमी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कैसे बना। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम वहीं खड़े हैं, तो वो पुरानी स्टोरी आपको समझना बहुत जरूरी है। लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको बहुत समझाने में हेल्प करती हैं। जो आप लोग डरे हुए हैं, उस डर से बाहर निकालने में हेल्प करती है। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन हिट कर लो। तो सबसे पहले एक सिंपल बात को समझना होगा कि जब हम इंडिया के अंदर कुछ खरीदते हैं, तो हमारी जो इंडियन करेंसी है वो चलती है भारतीय रुपया। लेकिन जब इंडिया बाहर से क्रूड ऑयल, मशीन, टेक्नोलॉजी या कोई भी जरूरी का सामान इंपोर्ट करता है, तो पेमेंट मोस्टली डॉलर में करनी पड़ती है। और 1991 में प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया के पास रुपीस तो थे, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होता है वो घट रहा था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी वो डॉलर और फॉरेन करेंसी का स्टॉक जिससे देश इंपोर्ट करता है और इंटरनेशनल पेमेंट करता है। और सिचुएशन इतनी खराब कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व मुश्किल से करीब 3 हफ्तों के एसेंशियल इंपोर्ट के लायक बचे थे। अब आप घर के एग्जाम्पल से समझिए कि मानिए आपकी सैलरी खत्म हो गई है, क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू है, घर का राशन लेना है, पेट्रोल भराना है, ईएमआई भी देनी है, और अकाउंट में पैसे बचे हैं सिर्फ 10 दिन के। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि यही हालत उस समय इंडिया के इकोनॉमी की थी। अब सवाल आता है कि क्या क्राइसिस एकाएक आया? क्योंकि बहुत लोग पता है इस गलतफहमी में है कि 1991 क्राइसिस जो है ना सिर्फ गल्फ वॉर की वजह से आया। लेकिन सच ये है कि गल्फ वॉर ने क्राइसिस को ट्रिगर्ड किया था। प्रॉब्लम पहले से बन रही थी। 1980s में इंडिया का खर्च बढ़ रहा था, सरकार का फिस्कल डिफिसिट बढ़ रहा था, इंपोर्ट ज्यादा हो रहे थे, एक्सपोर्ट उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे थे, यानी देश बाहर से ज्यादा खरीद रहा था और बाहर बेचकर डॉलर कम कमा रहा था। और 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया, मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ गई, क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर गए, इंडिया जैसे जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं हमारे लिए झटका, और हमारे घर का पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सब बढ़ गया। जैसे अभी बढ़ा वैसे उस समय इनकम सेम रही, बजट बिगड़ गया देश के साथ। यही हुआ, देश का इंपोर्ट बिल बढ़ गया ऑयल के कारण, डॉलर तेजी से खर्च होने लग गया, गल्फ कंट्री में काम करने वाले इंडियन से आने वाली रेमिटेंस पर भी प्रेशर आया जैसे अभी आया, ऊपर से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। बट अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उस समय नहीं थी। दुनिया को लगने लगा इंडिया शायद अपने इंटरनेशनल पेमेंट समय पर नहीं कर पाएगा। यानी इंडिया के सामने 3 खतरे थे: क्रूड ऑयल महंगा, डॉलर कम और दुनिया का भरोसा कमजोर। समझ गए? अब आता है स्टोरी का सबसे इमोशनल पार्ट। इंडिया को तुरंत फॉरेन करेंसी चाहिए थी। अगर डॉलर नहीं मिलते तो इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट में डिफॉल्ट कर जाता, और डिफॉल्ट का मतलब है देश अपनी बाहरी देनदारी समय पर नहीं चुका पा रहा है। और अगर कोई देश डिफॉल्ट के करीब पहुंच जाए तो दुनिया में उसकी क्रेडिबिलिटी को बहुत बड़ा झटका लगता है। ऐसे में इंडिया के पास एक ही रास्ता बचता था, वो रास्ता था गोल्ड को प्लेज करना। 1991 में इंडिया ने अपना गोल्ड कोलेटरल के रूप में यूज किया और गोल्ड को बैंक ऑफ इंग्लैंड भेजा। टोटल गोल्ड प्लेज करीब 67 टन बताया जाता है। अब सोचिए, रातों रात प्लेन में भारत का सोना रखा जा रहा है, वो सोना विदेश भेजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि देश को फॉरेन करेंसी मिले और पेमेंट करने का समय मिल सके। ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं था, ये नेशनल इन्वेस्टमेंट भी था, ये वार्निंग थी, ये सिग्नल था कि अब इकोनॉमी को पुराने तरीके से चलाना संभव ही नहीं है और कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा। अब गोल्ड प्लेज ने क्या किया? इंडिया को थोड़ा सा सांस लेने का मौका दिया। लेकिन प्रॉब्लम जस की तस, इंडिया को एक्सपोर्ट बढ़ाने थे, फॉरेन करेंसी कमानी थी, इंपोर्ट को कंट्रोल करना था। इसलिए 1991 में रुपीस को डीवैल्यू किया गया। अब डीवैल्यू 2 स्टेप में हुआ। 1 जुलाई और 3 जुलाई 1991 को आईएमएफ पेपर भी बताता है कि रिजर्व नियरली
डिप्लीटेड थे और रुपीज को शार्पली डिवैल्यू किया गया। अब इसको मैं आसान भाषा में बताता हूँ। रुपया जब कमजोर होता है तो इंपोर्टेड चीज महंगी हो जाती है, लेकिन इंडियन गुड्स फॉरेन बायर के लिए क्या होता है, एकदम सस्ते लगने लगते हैं। मान लीजिए इंडिया एक शर्ट एक्सपोर्ट करता है, तो पहले फॉरेन बायर को वो चीज महंगी लग रही थी, लेकिन अगर रुपया डिवैल्यू हुआ तो उसके बाद वही इंडियन प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता है, यानी जो एक्सपोर्टर है उनको सपोर्ट मिलता है। लेकिन इसका पेन भी था। पेन क्या था? वाइल इंपोर्ट महंगे हैं, इंपोर्टेड गुड्स महंगे हैं, इन्फ्लेशन का रिस्क है। मतलब ये कहीं से कोई मीठी दवा नहीं थी, ये सुपर कड़वी दवाई थी जिसको कोई खाना नहीं चाहता था। लेकिन वो इंडिया का बहुत ही कठिन फेज था, या आप ऐसे कह लें कि उस समय इंडिया के पास चॉइसेस ही लिमिटेड थी। अब उस समय क्या क्या स्टेप लिए गए, वो सारे इमरजेंसी स्टेप थे, लेकिन इंडिया को सिर्फ बाहर निकालना नहीं था क्राइसिस को, इकोनॉमी का मॉडल बदलना था। उस समय इंडिया में लाइसेंस राज चलता था। जो उस टाइम से बिलोंग करते होंगे उनको पता हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। मतलब अगर कोई बिजनेसमैन फैक्ट्री लगाना चाहता है, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, नया प्रोडक्ट बनाना चाहता है, तो उसे सरकार से लाइसेंस, अप्रूवल, परमिशन लेनी पड़ती थी। बिजनेस डिमांड देखकर काम नहीं कर सकता था, उसे पहले सिस्टम से परमिशन चाहिए था। तो रिजल्ट क्या था? कॉम्पिटिशन कम थे, उस समय इनोवेशन बहुत स्लो थी, प्रोडक्ट लिमिटेड थे और कंज्यूमर के पास चॉइस तो और भी कम। और आज तो दुनिया ही अलग है, ये तो आपको पता है। लेकिन फिर 24 जुलाई 1991 को न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई। इस पॉलिसी ने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को ज्यादातर सेक्टर में खत्म करने की दिशा में कदम उठाया। फॉरेन इन्वेस्टर के लिए रास्ते खुले, प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम मिली। यानी अगर आसान भाषा में बताऊं तो पहले सरकार बोलती थी तुम कितना बनाओगे, क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे, हम डिसाइड करेंगे। 1991 के बाद इकोनॉमी ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मार्केट डिसाइड करेगा कि डिमांड क्या है। इसी को बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो एक रिफॉर्म की शुरुआत थी। और इस पूरी कहानी में ईमानदारी से कहा जाए तो दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। नरसिम्हा राव ने पॉलिटिकल रिस्क लिया, मनमोहन सिंह ने इकोनॉमिक रोड मैप दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 बजट स्पीच में एक फेमस लाइन कही थी, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। मतलब जिस आइडिया का समय आ गया हो उससे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और उस समय इंडिया के लिए वो आइडिया क्या था? इकोनॉमी को खोलना, प्राइवेट सेक्टर को मौका देना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ करना, कंपटीशन को एक्सेप्ट करना, लाइसेंस राज को धीरे धीरे खत्म करना। डिसीजन आसान नहीं थे, क्योंकि जब आप रिफॉर्म करते हो ना तो शॉर्ट टर्म में बहुत दर्द होता है। सब्सिडी कट अनपॉपुलर हो सकते हैं, इंपोर्ट महंगे हो सकते हैं, कंपटीशन से कुछ ओल्ड बिजनेस प्रेशर में आ सकते हैं, लेकिन कभी कभी कंट्री को लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। 1991 में भी यही हुआ। उस समय के डिसीजन बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहे थे या पसंद नहीं आ रहे थे। अगर ये भी कह दूं तो कहीं से गलत नहीं होगा, लेकिन कहते हैं ना कि चीजें जब दूरगामी होती हैं तभी दिखती है कि सही है कि गलत है। अब सवाल है कि आम आदमी को इससे क्या फर्क पड़ा। 1991 में पहले इंडिया में शॉर्टेज कल्चर था। स्कूटर चाहिए वेट, फोन कनेक्शन चाहिए वेट, फॉरेन प्रोडक्ट चाहिए लिमिटेड, चॉइस चाहिए बहुत कम, कंपटीशन कम था, इसलिए क्वालिटी इंप्रूव करने का प्रेशर ही नहीं था। लेकिन 1991 के बाद जब इंडियन मार्केट धीरे धीरे बदला, प्राइवेट कंपनी को ग्रो करने का मौका मिला, विदेशी कंपनियां भारत में आ गई, कंपटीशन बढ़ गया क्योंकि कंज्यूमर चॉइस बढ़ गई, जॉब के नए सेक्टर बने, आईटी, टेलीकॉम, बैंकिंग, ऑटो सर्विस, कई सेक्टर में ग्रोथ आई। लेकिन इसका दूसरा साइड भी था। कहते हैं ना कि सब कुछ सुनना चाहिए, सब कुछ देखना चाहिए। इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी से ज्यादा जुड़ गया। अब क्रूड ऑयल प्राइस, डॉलर मूवमेंट, यूएस इंटरेस्ट रेट, फॉरेन इन्वेस्टर, इन सब का असर इंडिया पे दिखने लग गया। यानी 1991 रिफॉर्म ने इंडिया को ग्रोथ का रास्ता दिया, लेकिन जो ग्लोबल झटके हैं उसका भी एक्सपोजर बढ़ा दिया। अब यहाँ पर एक बैलेंस्ड बात को समझना बहुत जरूरी है। 1991 रिफॉर्म ने इंडिया को डिफॉल्ट से बचाया, ग्रोथ का रास्ता खोला, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। अच्छे के साथ बुरा आता है, इनइक्वलिटी बढ़ी, रूरल जो एरिया का प्रॉब्लम था या डिस्ट्रिक्ट था पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, हर इंसान तक ग्रोथ का प्रॉपर से बराबर फायदा नहीं पहुंचा, कुछ सेक्टर बहुत तेज भागे, कुछ सेक्टर पीछे रह गए। इसलिए 1991 को सिर्फ सेलिब्रेशन की तरह नहीं देखना चाहिए,
उसको एक टर्निंग पॉइंट की तरह देखना चाहिए, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जहां इंडिया ने मजबूरी में अपना इकोनॉमिक मॉडल बदला। अब सवाल आता है कि आज के इंडिया के लिए 1991 की सबसे बड़ी सीख क्या है? तो 1991 की कहानी आज भी मतलब आप कह लो सिमिलर है, कहीं ना कुछ मिलती है। पहली सीख है फॉरेक्स रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी देश के पास डॉलर नहीं होंगे तो ऑयल, डिफेंस इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी हर जगह फंस सकता है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम ऑयल पे डिपेंडेंट हैं, डेंजर है, सुपर डेंजर है। आज भी हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, इसलिए ग्लोबल ऑयल प्राइस इंडेक्स की इन्फ्लेशन रुपीज स्टॉक मार्केट पे सीधा असर डालता है, जो हम उस समय भी नहीं सीखे, आज भी नहीं सीखे और आज भी वहीं खड़े हैं। तीसरी सीख, रिफॉर्म क्राइसिस में नहीं करनी चाहिए, क्राइसिस से पहले करनी चाहिए। 1991 में इंडिया ने रिफॉर्म मजबूरी में किए, लेकिन स्मार्ट कंट्री वही होती है जो क्राइसिस आने से पहले सिस्टम को मजबूत करे, तो ग्रो होने का चांस मिलता है। चौथी सीख, इकोनॉमी नंबर से नहीं ट्रस्ट से चलती है। जब दुनिया को भरोसा होता है कि कंट्री स्टेबल है, पॉलिसी क्लियर है, पेमेंट कर सकती है, तब इन्वेस्टमेंट आता है। लेकिन जब ट्रस्ट टूटता है, डॉलर निकलते हैं, करेंसी गिरती है और बोरोइंग महंगी हो जाती है, तो बाहर से पैसा आना बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे आप अभी देख रहे हो, एफआईआई भाग रहे हैं, रुक नहीं रहे। तो 1991 में इंडिया सच में एक ऐसे मोड़ पे था जहां गलती की गुंजाइश बहुत कम थी। फॉरेन एक्सचेंज खत्म होने के कगार पे थे, ऑयल इंपोर्ट महंगा था, इंटरनेशनल पेमेंट का प्रेशर था, देश को अपना गोल्ड प्लेज करना पड़ा। लेकिन उसी क्राइसिस ने इंडिया को बदल दिया। रुपीज डी वैल्यू हुआ, गोल्ड प्लेज हुआ, आईएमएफ सपोर्ट आया, लाइसेंस राज पर चोट हुई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खुले, प्राइवेट सेक्टर को स्पेस मिला, इंडिया ने बंद इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी की तरफ कदम उठाया। तो 1991 हमें ये सिखाता है कि कभी कभी देश की सबसे बड़ी मजबूरी ही उसके सबसे बड़े रिफॉर्म की वजह बनती है। इसलिए आज हम इंडिया की ग्रोथ, स्टार्टअप, आईटी सेक्टर, स्टॉक मार्केट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल इमेज की बात करते हैं, और उसके पीछे 1991 का वो पेनफुल टर्निंग पॉइंट जरूर याद रखना चाहिए। क्योंकि 1991 में भारत सिर्फ क्राइसिस से बाहर नहीं निकला था, भारत ने अपने इकोनॉमी की डायरेक्शन बदली थी। और आज भी हम जहां खड़े हैं, जिस तरीके से पीएम मोदी बार बार वार्निंग दे रहे हैं, कुछ तो हिडन छुपा है जो हमें नहीं दिख रहा है। तो अगर आपको लगता है कि 1991 की ये कहानी आज के इंडिया को समझने के लिए जरूरी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे सबको बताइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये कहानी सबको पता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।